लियोन एक अकेला गधा और बेकार लड़का था जो कि अपना सारा टाइम एक डेटिंग सिमुलेटर गेम खेलने में लगा देता था क्योंकि वो असली लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। लेकिन अचानक से एक दिन वो मर जाता है और उसी वर्ल्ड में इनकारनेट होता है अपनी प्रीवियस लाइफ की सारे यादों के साथ, और देखते ही देखते वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाता है। यहाँ तक कि उस दुनिया में मौजूद उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीट स्किल भी मिलती है, और ये सारी ही चीजें मिला के उसको उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देता है। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है वो देखता है कि वो आखिर कहाँ पर है। तभी एक आदमी उसको सिर में मारता है और कहता है कि आखिर तुम घर से क्यों भाग गए। अब इसके बाद ही बहुत सारा टाइम बीत जाता है, हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लियोन को देखते हैं जो कि कहता है अब इतने सालों में मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं इस गेम में फंस चुका हूँ। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी इस दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं करता। बेसिकली लियोन एक फार्मर की फैमिली में रिइंकार्नेट हुआ था। लियोन कभी कभार अपने माता पिता की हेल्प भी कर दिया करता है। अब ये सब तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन लियोन को कहा जाता है कि तुम्हें एक 60 इयर्स ओल्ड लेडी से शादी करनी ही होगी, और इस लेडी ने बेसिकली अपने प्रीवियस 7 हस्बैंड्स को मार दिया होता है और अब वो लियोन को निशाना बना रही है। चाहे लियोन इस शादी के लिए कितनी बार भी मना कर देता, वहाँ पर उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। लियोन ये भी कहता है कि जब मैं एकेडमी में जाऊंगा वहाँ पर मैं खुद से एक लड़की को देख के उससे शादी कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज के लिए भी उसको उसकी फैमिली पर मना कर दिया जाता है। लेकिन हमारा लियोन कोई नया खिलाड़ी नहीं है, वो इस गेम को बहुत सालों से खेल रहा था, तो लियोन को बेसिकली इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पहले से पता है। और अब इन सारी बातों के बाद फाइनली लियोन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और एक हंट पे निकलेगा और इतना अमीर बनेगा कि इस दुनिया में उससे ज्यादा अमीर कोई भी ना हो। अब ये सारी बात होने के कुछ दिनों बाद ही वो बिना बताए किसी को भी एक हंट पे निकल जाता है। वो फिलहाल एक एयरशिप में था जो कि लियोन की बहुत सारी चीजों में से एक है। लियोन ने इस गेम को इतना ज्यादा खेला है कि उसको इस गेम के बारे में हर जगह के बारे में पता है। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो सामने उसे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखता है और लियोन जानबूझ के उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है तो बाहर वो एक तूफान में निकलता है, और वो तूफान इतना ज्यादा पावरफुल था कि धीरे धीरे वो उसकी पूरी शिप को तोड़ देता है। कुछ ही देर में लियोन का एयरशिप पूरी तरीके से टूट जाता है और लियोन उस तूफान के अंदर चला जाता है। वैसे ही बताऊं तो लियोन को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तूफान में फंस जाएगा। अब कुछ देर बाद ही लियोन का आँख खुलता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन कुछ समझने से पहले वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। और लियोन जैसे ही उस जगह को सामने देखता है तो उसे याद आता है कि वो इस जगह पर पहले बहुत बार आ चुका है, हाँ, जब वो पास्ट लाइफ में जिंदा था और दिन भर गेम खेलता था। अब लियोन चुपचाप उस अबैंडन्ड जगह के अंदर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर ही अंदर कहीं रूम में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे लियोन को वहाँ पर एक रोबोट दिखता है जो कि उस जगह को गार्ड कर रहा था। तभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए लियोन अपने गन में एक मैजिक बुलेट भरता है और उसके ऊपर शूट कर देता है, और एक ही गोली में वो रोबोट भी उधर ही खत्म हो जाता है। इसके साथ ही लियोन आगे बढ़ता है और आगे उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है जो कि एक साइंटिस्ट का था। लियोन उस साइंटिस्ट के पास से उसका आईडी ले लेता है क्योंकि उसे पता है कि आगे उसको इसका काम आने वाला है। और जैसे ही वो उस आईडी को स्कैन करता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी जगह आ जाती है जहाँ लियोन अपने सामने एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट जेट को देखता है जो कि और किसी ने नहीं, लियोन ने ही खरीदा था। अब जैसे ही लियोन उस स्पेसशिप के अंदर जाता है तो वो अपने आईडी कार्ड को वहां पर स्कैन करता है, और जैसे ही वो अपने आईडी को स्कैन करता है तो वो शिप के अंदर जा सकता था। कुछ ही देर में लियोन उस शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही लियोन अपने ही जेट में कंट्रोल रूम में घुसता है तो उसके सामने ही वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है, और वो रोबोट लियोन को देख के कहता है कि तुम एक घुसपैठिए हो। बेसिकली वो रोबोट लियोन को एक एनिमी मान रहा था। लियोन जल्दी से अपने गन के अंदर मैजिक बुलेट को भर के उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो उसके ऊपर काम ही नहीं करता। लियोन अचानक से घबरा जाता है और वो अपने आईडी को उस रोबोट को शेयर करता है और कहता है कि मेरी इस आईडी को देखो, मैं यहीं पर काम करता था। लेकिन हमारा रोबोट ये सब चीजें कहाँ ही मानने वाला था, वो सीधा लियोन के ऊपर हमला करने लग जाता है। लियोन अपनी जान बचा के जैसे तैसे वहाँ से भागता है और जंप करके एक और मैजिक बुलेट उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन अभी भी उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता और वो रोबोट उल्टा एक सिक्योरिटी बैरियर खड़ा कर देता है। और इसके बाद लियोन जितने भी हमला करता है वो रोबोट के ऊपर एक भी हमला कामयाब नहीं होता। तब लियोन रोबोट के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है जो कि उसके ऊपर जाके बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करता है। हमारा लियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा था ये सोच के कि फाइनली वो जीत गया, लेकिन तभी रोबोट का हाथ आता है और उसको पकड़ के उठा देता है, और अपने हाथ में लियोन को पकड़ के वो लियोन के ऊपर बहुत सारे हमले करता है। और ये हमले इतने ज्यादा पावरफुल थे कि और एक दो हमले होने पे लियोन वहाँ पर मारा जाता। तब लियोन अपने पास में से मजबूरन एक स्वॉर्ड निकालता है और उस रोबोट की आंख में मार देता है। तभी अचानक से वो रोबोट के अंदर कुछ होने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है।
और इसके बाद ही लियोन कुछ भी नहीं बोलता और वो कंट्रोल सिस्टम की तरफ चले जाता है। वहाँ जाते ही वो कंट्रोल सिस्टम कहता है कि आज से लियोन को हम इस फाइटर जेट का नया कमांडर घोषित करते हैं। लेकिन तब लियोन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून तक आने लगता है। उसे अंदाजा लग जाता है कि इस दुनिया में भी वो जल्द ही मारा जाएगा। वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि मैं कभी भी एक ऐसे गेम में फिर से इनकार्नेट नहीं होना चाहता। वेल अब सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें कैसल में दिखाया जाता है जहाँ लियोन के मॉम, डैड और रिलेटिव्स एक जगह पर बैठे थे। तब उसके रिलेटिव जिसका नाम जोला था वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा लियोन यहाँ से भाग गया है। और ऐसा तो होना ही था, मुझे उस लियोन के ऊपर पहले से ही कोई भरोसा नहीं था। तभी लियोन के डैड को बाहर से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि लियोन अपने फाइटर जेट के साथ बहुत सारे ट्रेजर के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। लियोन की तबीयत बिल्कुल ही सही थी और तब लियोन अपने रिलेटिव जोला को कहता है कि मैं तुम्हारे उस 60 इयर्स ओल्ड लेडी से शादी नहीं करने वाला। और क्योंकि लियोन के पास अभी एनफ पैसा है तो वो कहता है कि मैं एक एकेडमी ज्वाइन करूंगा और हो सके तो वहाँ पर मैं खुद अपने लिए एक लड़की देख सकता हूँ। अब भाई नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लियोन की नीयत यहाँ पर थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। वेल अभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन ने एक एकेडमी ज्वाइन कर लिया था और उसके कुछ दोस्त भी बन चुके थे और लियोन के दोस्त भी लियोन के तरह अकेले, बेकार और सिंगल लोग थे। लेकिन तभी वो लोग बैठे थे और सामने वो लोग एनजी नाम के एक लड़की को देखते हैं और एनजी इस एकेडमी की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है और एनजी भी वहाँ पर मौजूद एक प्रिंस से बात कर रही थी। प्रिंस के साथ एक लड़की होती है जिसको देख के एनजी कहती है कि तुम आखिर इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन तब प्रिंस एनजी से कहता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। और ये सब देख के लियोन को काफी ज्यादा स्ट्रेंज महसूस होता है क्योंकि जब वो अपने प्रीवियस लाइफ में गेम खेला करता था तब प्रिंस और एनजी काफी अच्छे दोस्त थे। वैसे इन सब चीज़ों से लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एकेडमी में बस इसीलिए आया है ताकि वो अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सके। क्योंकि अगर लियोन अपने लिए एक लड़की नहीं ढूंढेगा तो उसको उसी 60 साल पुरानी लड़की से शादी करवा दिया जाएगा। वेल लियोन बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली अपने क्लास में इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि बहुत ही जल्दी उनके एकेडमी में एक फ्रेशर्स पार्टी होने वाला है और लियोन के लिए ये कोई मौका से कम नहीं था। वो बहुत से खाने की चीजें और बाकी सब इंतजाम करता है ताकि वो बात कर सके। लेकिन जैसे ही फ्रेशर्स पार्टी चालू होती है तो लियोन से जो लोग बात करने आते हैं वो लोग काफी अजीब थे। उन्हें देख के लियोन को कुछ अच्छा फील नहीं होता और लियोन का ऐसा महसूस करना बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो लोग आते हैं और लियोन का खाना खा के उससे बात की भी नहीं वहाँ से चले जाते हैं। लियोन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अभी उसे क्या करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। लियोन जैसे ही बाहर देखता है तो वो देखता है वहाँ पर एक लड़की को बहुत सारे सीनियर लड़कियां मिलके परेशान कर रही थी। लियोन उस लड़की को देखता है और उस लड़की का नाम ओलिविया था। लियोन उस लड़की को देखते साथ ही पहचान जाता है क्योंकि इसके पास्ट लाइफ में ये लड़की उस गेम की मेन कैरेक्टर थी। तो लियोन जल्दी से उसको जाता है और वहाँ से बचा के अपने रूम में लाता है। अब वो दोनों ही टेबल पे बैठे थे और कुछ खाना खा रहे थे। तभी ओलिविया कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लियोन, मैं इस एकेडमी में आई थी ताकि मैं मैजिक को अच्छे से सीख पाऊँ, लेकिन नहीं पता क्यों यहाँ पर सब लोग मुझे बुली करते रहते हैं। और ये सब कहते हुए ओलिविया को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो तो रोने ही लगती है। लेकिन तब लियोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझसे आके कहना। इसके अगले दिन हम लियोन और ओलिविया को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास आती है और ये लड़की कोई और नहीं ओलिविया की बड़ी बहन है। और उसकी बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें मुझे एक महंगा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना होगा। लेकिन ओलिविया के पास इतने पैसे नहीं कि वो एक डायमंड नेकलेस खरीद सके। तब लियोन कहता है कि ओलिविया चिंता मत करो, उस नेकलेस के लिए मैं पैसे दे दूंगा। अब इसके कुछ दिनों बाद ही हमें सबको कैसल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सब लोग एक क्वेस्ट के लिए रेडी होते हैं। इन्हें अपने फिजिकल एनहेंसमेंट के लिए डंजन में भेजा जाएगा जहाँ पर इन्हें कुछ क्वेस्ट्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन लियोन काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि सारे अच्छे काम तो नोबल्स और प्रिंसेसेस को दे दिया जाता है और लियोन को तो केव में बस कचरा साफ करने के लिए जाना है। तभी हमें फिर से प्रिंसेस एनजी और प्रिंस को दिखाया जाता है और प्रिंसेस एनजी अभी भी उस छोटी सी लड़की को भला बुरा बोल रही थी क्योंकि वो उसके प्रिंस के आसपास हमेशा घूम रही है। लेकिन तब उस छोटी सी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंस उसके सामने आ जाता है। जल्दी वहाँ पर बाकी सारे नोबल्स आ जाते हैं और वो लोग डंजन के लिए निकल जाते हैं। अब डंजन के अंदर ओलिविया को कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स दिखते हैं जिन्हें देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लियोन को कहती है तो क्या हम इसे बेच सकते हैं क्योंकि इसको बेचने से हमें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन हमारा लियोन इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है क्योंकि अंबानी का लड़का जो है
और इसके बाद ही लियोन डंजन के और ज्यादा अंदर जाने लगता है, ये उम्मीद करते हुए कि वहाँ पर उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनको कि मार के वो अपने पावर्स को फ्लेक्स कर सके। और ऐसा ही होता है क्योंकि जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर्स उनको दिखते हैं जो कि लियोन और ओलिविया के ऊपर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तब लियोन अपना स्वॉर्ड निकालता है और एक ही सेकंड के अंदर सबको मार गिराता है। और इतना अच्छा फाइटिंग स्किल देख के ओलिविया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। ओलिविया पूछती है तो लियोन आखिर तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कब सीखी? तब लियोन कहता है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए आया हूँ। अचानक से तभी ओलिविया के ऊपर एक एंट हमला कर देता है, लेकिन ओलिविया को बचाने के लिए लियोन ने अपने हाथ को उसके बीच में ला दिया था और जल्दी से अपने पास से एक चाकू निकाल के उसको मार डालता है। और कुछ ही देर में वहाँ पर सारे नोबल्स भी पहुंच जाते हैं जो कि आके वहाँ पर मौजूद बाकी सारे एंट्स को मार गिराते हैं। और जब फाइनली ये सब खत्म हो जाता है तो हमें उसी छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के पीछे छुप रही थी। उस लड़की का नाम हमें मैरी बताया जाता है जो कि प्रिंस के पास जाके उसके वुंड्स को हील कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंजी आ जाती है जो कि फिर से प्रिंस और मैरी को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन प्रिंस मैरी को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो कि लियोन के वुंड्स को हील कर रही थी, लेकिन एक्चुअली लियोन को एक बात समझ ही नहीं आ रहा, ओलिविया इस गेम की मेन कैरेक्टर है और उसके पास्ट लाइफ में ओलिविया प्रिंस के साथ रहती थी। तो इस वक्त जब लियोन इस गेम में मौजूद है तो ओलिविया प्रिंस के जगह उसके साथ क्यों है? अब इसके अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलके मैरी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जला देते हैं। और जब इस बारे में प्रिंस को पता चलता है तो वो एंजी को बुलाता है और एंजी से पूछता है तो आखिर तुमने उन चीजों को क्यों जलाया? लेकिन एंजी कहती है कि मेरे को इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तभी हमें इस प्रिंस का नाम बताया जाता है जो कि जूलियट था। तभी प्रिंस जूलियट एंजी को कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़ी झूठी हो और हाँ, मैरी से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम उसके पास आने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और जूलियट का ऐसा बर्ताव एंजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ ओलिविया और लियोन को हम लाइब्रेरी में बैठा हुआ देखते हैं, जहां लियोन कुछ चीजें जानने के लिए ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम्हें मैरी के बारे में कुछ पता है। लेकिन ओलिविया तब थोड़ी सी जेलस हो जाती है और पूछती है क्यों तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मैरी पसंद है? लेकिन तभी लियोन कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, उसके जैसे बेकार लड़की को मैं कभी भी पसंद नहीं कर सकता। तब ओलिविया कहती है कि मैंने अपने पूरी जिंदगी में मैरी से बस एक ही बार बात की है और जब मैंने पहली बार मैरी से बात किया था तो उसने बिना कोई कारण के मेरे ऊपर चिल्लाया था। लियोन कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही लाइब्रेरी से उनको कुछ आवाजें आने लगती है और जैसे ही दोनों देखने के लिए जाते हैं कि आखिर लाइब्रेरी में कौन है, तभी वहाँ पर हमें मैरी और जूलियस के एक दोस्त को वहाँ पर किस करते हुए दिखाया जाता है। और इसके तुरंत बाद ही वो लाइब्रेरी से निकल जाती है और नहीं पता क्यों, लेकिन वो खुश हो रही थी। लेकिन अचानक से मैरी के पीछे तब जूलियस और उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और तब जूलियस मैरी से पूछता है तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक नौकर ला के दूं ताकि जो तुम काम करती हो वो भी तुम्हें ना करना पड़े। मतलब समझो भाई, ये छोटी दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव है। और जब इन सब के बारे में एंजी को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि मैरी से भी पहले वो जूलियस से सच्चा प्यार करती थी। दूसरी तरफ हमें ओलिविया की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो कि लियोन के रूम में घुस के आती है और लियोन को उठा के उससे पूछती है तो क्या तुम्हें मैरी के बारे में कुछ भी पता है? तो लियोन उसको सारी चीजों के बारे में बताता है और सब कुछ जानने के बाद वो कहती है कि जो तुम जान चुके हो उन सबको अपने अंदर ही रखना, और मुझे लगता है कि प्रिंस और मैरी से तुम्हें दूर रहना चाहिए क्योंकि वो लोग यहाँ के टॉप नोबल में आते हैं और अगर चाहे तो एक सेकंड के अंदर इस एकेडमी से तुम्हें निकाल सकते हैं। तब लियोन भी कहता है तो ठीक है, मैं उनसे कोई भी पंगा नहीं लेने वाला। अब इसके कुछ दिनों बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं अपने ईयर एंडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि लियोन और उसके दोस्त अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले और बहुत सारी अजीब सी हरकतें करने की वजह से वो लोग वहाँ पर पिटते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम फिर से एंजी को देखते हैं जो कि अपने प्रिंस से बात कर रही थी। अब एंजी जूलियस से कहती है कि शायद जूलियस तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे 5 दोस्तों का ये लड़की फायदा उठा रही है। और वो लोग तब चौंक जाते हैं जब जूलियस कहता है कि इस चीज के बारे में मुझे पता है और हम 5 भाइयों को ही इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद ही जूलियस के एक दोस्त मैरी के लिए अपना प्यार दिखाने लगते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जबकि जूलियस कहता है कि मैरी को मुझसे ज्यादा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। और जूलियस की इन बातों से एंजी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपना ग्लव्स उतार के मैरी की तरफ फेंकती है, लेकिन एंजी का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है क्योंकि जूलियस कहता है कि मैरी के जगह मैं और मेरे दोस्त तुमसे लड़ेंगे। एंजी को पता है कि अकेले वो 5 को नहीं हरा सकती, लेकिन भीड़ में से कोई भी एंजी को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो लोग जूलियस के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और लियोन को अच्छे से पता था कि अभी अगर एंजी का किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया तो वो बहुत ही बुरी हार जाएगी।
तो दूसरी बार ना सोच के लियोन सीधा जाता है और कहता है कि एनजी की तरफ से मैं तुमसे लड़ूंगा। और ये चैलेंज देख के वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक लो क्लास लड़का एक नोबल प्रिंस को चैलेंज कर रहा है। तब एनजी कहती है कि अगर मैं इस टूर्नामेंट को जीत जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जूलियस के आसपास मैरी फिर से मुझे ना दिखे। और तभी एनजी भी कहती है कि अगर जूलियस और बाकी सब जीत जाते हैं तो तुम जूलियस के साथ बात नहीं करोगी। तब लियोन कहता है तो क्यों ना हम एक रोबोट बैटल करें हमारे पीछे के एरिना में। लेकिन तब जूलियस और बाकी सब सोचते हैं कि लियोन पागल हो गया है, क्योंकि कोई चारा ही नहीं कि लियोन और एनजी मिलके हम पांचों को हरा दे। लेकिन तब लियोन कहता है कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, बस इसीलिए क्योंकि तुम एक नोबल हो। और अपने गंदे से ग्लोव को जूलियस के मुंह पे फेंक के मारता है। अगले ही सीन में जब लियोन अपने रूम में आता है तो अपने वॉल में देखता है कि बहुत सारे हेटर्स उसके बारे में भला बुरा लिख के गए थे। और जब लियोन सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इनमें से कुछ उसके खुद के दोस्त भी लिख के गए हैं। लेकिन तब लियोन कहता है कि चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, मुझे अभी उनका ईगो तोड़ने में बहुत मजा आएगा। तब एनजी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो लोग कौन है। प्लीज लियोन, मैं कह रही हूँ कि तुम इस टूर्नामेंट से क्विट कर दो, मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तब लियोन कहता है कि मैं कभी भी किसी लड़ाई से भाग के नहीं जाता, और चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ऐसा है कि वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब इसके बाद हमें सीधा टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूलियस और बाकी सारे दोस्त अपने रोबोट्स को लेके आए थे और उनके रोबोट्स बिल्कुल ही टॉप टियर रोबोट्स में से आते हैं। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि फील्ड में काफी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। और तब लियोन देखता है कि लियोन के दोस्तों ने उसके ऊपर बेट लगाया कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा। दूसरी तरफ से एनजी चिल्लाती है और कहती है कि लियोन, आखिर तुम्हारा रोबोट कहाँ पर है। लेकिन लियोन कहता है कि चिंता मत करो, तुम आराम से जाके बैठ जाओ। और कुछ ही देर में ऊपर आसमान से एक कचड़े का डिब्बा नीचे गिरता है और हाँ, लियोन इसी से लड़ने वाला है। और वहाँ पर मौजूद सारे लोग लियोन के ऊपर हंसने लगते हैं। एनजी को समझ नहीं आता कि लियोन के ऊपर आखिर सब लोग क्यों हंस रहे हैं। तब एनजी को पता चलता है कि लियोन के पास जो रोबोट है वो एक आउटडेटेड मॉडल है, यानी कि ये मॉडल बहुत सालों पहले यूज हुआ करता था और अभी इन रोबोट्स के सामने इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि काफी कॉन्फिडेंट था और रोबोट के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में टूर्नामेंट का पहला राउंड चालू हो जाता है, जहाँ पर पहले राउंड में रैट नाम का एक बंदा आया था। और लड़ाई स्टार्ट होने से पहले क्रैट अपने रोबोट की तारीफ किए जा रहा था, जैसे कि मेरे रोबोट को किंगडम के सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। लेकिन लियोन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मैं ये सब बहुत बार सुन चुका हूँ। और तब लियोन अपने रोबोट के अंदर से एक वेपन को निकालता है और वो वेपन और कुछ नहीं, एक शावल था। लियोन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने तो एक स्वॉर्ड लाया था, लेकिन यहाँ पर एक शावल क्या कर रहा है। अब इसके बाद ही दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फाइट चालू हो जाता है, जहाँ क्रैट एक सेकंड वेस्ट ना करते हुए लियोन के ऊपर हमला करता है। क्रैट सीधा अपने स्पीयर और 4 ड्रोन्स को लियोन के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन हमारे लियोन ने 5 अटैक्स को डॉज कर लिया था। और मानो डॉज तो ऐसे कर रहा था जैसे कि वो इस गेम में प्रो हो। और अचानक से लियोन उसके रोबोट को पकड़ता है और नीचे मारता है। और तभी वहाँ पर रेफरीज आते हैं और रोबोट को चेक करके कहते हैं कि लियोन अपना पहला राउंड जीत चुका है। भीड़ में मौजूद लोग बिल्कुल ही चुप हो गए थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ और उन्हें क्या बोलना चाहिए। लेकिन लियोन ये देख के काफी खुश था कि सब में से उसके टीचर उसके लिए ताली बजा रहे थे। ओलिविया भी काफी ज्यादा खुश थी कि लियोन जीत गया, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लियोन का इतना भारी रोबोट इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। और वहीं पर मौजूद एनजी बाकी सारे ऑडियंस के शक्ल को देख के उनके ऊपर हंस रही होती है। दूसरी तरफ जूलियस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लियोन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। इसके बाद ही राउंड 2 चालू हो जाता है, जहाँ पर ग्रेक नाम का एक बंदा आता है, जिसके पास एक रेड आर्मर्ड रोबोट था, जो कि आके कहता है कि लियोन, मुझे नहीं पता कैसे तुमने उसे हरा दिया, लेकिन तुम मुझे हराने का सोच भी नहीं सकते। और इसके कुछ देर बाद ही राउंड चालू हो जाता है, जहाँ पर ग्रेक अपने स्वॉर्ड की मदद से लियोन के ऊपर हमला किए जा रहा था। लेकिन लियोन ने इस गेम को बहुत सालों तक खेला है, तो उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। और तब वो ग्रेक को इतना जोर से मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। और लगता है कि लियोन का ग्रेक के साथ कोई पुराना दुश्मनी था, क्योंकि उसको हराने के बाद लियोन उसके रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और आखिर में वो बाहर आके लियोन के ऊपर चिल्लाने लगता है। ऑफ कोर्स लियोन को बैक टू बैक 2 नोबल्स को हराते हुए देख वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन इस बार ओलिविया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि लियोन ने जैसे अपने ओपोनेंट को ट्रीट किया वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। वेल, इसके बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए 3rd राउंड भी चालू हो जाता है, जहाँ पर क्रिस नाम का एक ब्लू कलर का आर्मर पहना हुआ रोबोट आता है। और जैसे ही लियोन को पता चलता है कि ये रोबोट एक स्वॉर्ड्समैन है, तो वो पीछे हो जाता है और अपने ड्रोन्स को रिलीज कर देता है।
लेकिन क्रिस लियोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्यों, अभी तुम डर गए। और इसके बाद ही क्रिस जैसे लियोन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो लियोन उसके स्वॉर्ड को पकड़ के उधर ही तोड़ देता है। और क्योंकि उसका स्वॉर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद ही लियोन से लड़ने की बारी ज्यूक की थी, लेकिन वो काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसको लगता है कि वो भी लियोन से हार जाएगा। और क्योंकि अभी अगला राउंड चालू होने में थोड़ा सा टाइम था तो वो ओलिविया की बड़ी बहन को बुलाता है और कहता है कि कुछ भी करके लियोन के उस रोबोट में बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स को फिट कर दो ताकि मैं इस मैच को जीत सकूं। और ओलिविया की बड़ी बहन ये काम कर भी देती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लियोन को इस काम के बारे में पता नहीं है। लियोन को पता लग चुका था कि उसके रोबोट में ओलिविया की बड़ी बहन ने कुछ एक्सप्लोजिव्स को फिट कर दिया है, लेकिन फिर भी लियोन उसकी बहन को कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ये सब काम वो खुद से नहीं कर रही। वो ये सब काम बस इसीलिए कर रही है क्योंकि वो जूलियस और रॉयल फैमिली से डरती है। और इसके ठीक बाद ही अगला राउंड भी चालू हो जाता है जहां ज्यूक एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है ताकि वो जो करने वाला है वो किसी को भी दिखाई ना दे। और इसके बाद ही ज्यूक हवा में उड़ता है और एक मिसाइल लियोन के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन वो तब चौंक जाता है जब वो देखता है कि मिसाइल का भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं था। तब ज्यूक के पास बस एक ही रास्ता बचा होता है, वो अपने मैजिक स्पेल को इस्तेमाल करता है जिससे कि लियोन के ऊपर जितने भी एक्सप्लोसिव्स थे सब एक बार में ही फट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो वो देखता है कि नीचे तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही ज्यूक पीछे देखता है तो वो देखता है कि लियोन उसके पीछे था और वो भी हवा में था। और इससे पहले कि ज्यूक उसके ऊपर हमला कर पाता लियोन उसका गन ही दूर फेंक देता है और उसके बाद कहता है कि बस तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त जूलियस को भी मैं हराने वाला हूँ और इसके बाद तुम पांचों को पता चलेगा कि आखिर इस मरी की सच्चाई क्या है। और तभी ज्यूक लियोन के ऊपर हमला करता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन लियोन उसका हमला ब्लॉक करता है और उसको एक ही स्ट्राइक के साथ नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ मरी काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि अभी लड़ने के लिए बस जूलियस ही बचा हुआ है और मरी के हिसाब से जूलियस बस एक नोबल है जिसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन तब जूलियस मैरी को कहता है कि चिंता मत करो, इस बैटल को मैं जीतने का पूरा कोशिश करूंगा। और इसके बाद ही जूलियस भी अपने हाईटेक रोबोट के साथ ग्राउंड में आ जाता है और जूलियस को देख के वहाँ पर मौजूद सारी ऑडियंस फिर से एक्टिव हो जाती है और कहती है कि इस लियोन को यहीं पर हरा दो। और लियोन ये सब सुन के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और जूलियस के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन जूलियस ने लियोन के हमले को रोक लिया था और अपने मेगाजॉर्ड के मदद से उसके ऊपर हमला करता है। और इसके बाद ही जूलियस अपने स्वॉर्ड को चार्ज करता है और लियोन को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी था, लेकिन तब लियोन उसको रोकता है और पूछता है तो जूलियस, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर तुमने मरी को क्यों चुना? क्योंकि एंजी तुमसे पूरे अपने दिल से प्यार करती है। जूलियस कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, आखिर एंजी को मेरे बारे में पता ही क्या है, क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ तो उसे और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था और बस इसीलिए वो मुझको सर्व करती है। लेकिन दूसरी तरफ मैरी को देखो जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा स्टेटस क्या है। लियोन कहता है कि मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ, लेकिन तुमको देखने के बाद मुझे लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। और तभी जूलियस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है शायद तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। और जूलियस के मुंह से ये सुन के लियोन का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं कौन हूँ, तुम जैसे नोबल्स मेरे जगह को कभी भी नहीं समझ सकते। और जूलियस कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मरी के लिए मैं इस फाइट को जरूर जीतूंगा। और जूलियस के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद एंजी रो पड़ती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जूलियस उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि ओलिविया भी एंजी को डिफेंड करने के लिए खड़े होकर कहती है कि एंजी तुमसे बहुत दिल से प्यार करती थी, लेकिन जूलियस इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो बस मरी है और मैं तब तक लड़ने वाला हूँ जब तक कि हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता। लेकिन अब हमारा लियोन इन सब बातों से बहुत ज्यादा पक चुका है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे हरा सकते तो अभी तक हरा देते, लेकिन तुम बस बोलना ही जानते हो। और ये बातें सुन के जूलियस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रोबोट को चार्ज करके लियोन के तरफ बढ़ता है। लेकिन तब लियोन अपने रोबोट का एक स्पेशल मूव यूज करता है जिसका नाम प्लाज्मा प्लास्टर था और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके एक अटैक से ही उसके रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब चीजें वहाँ पर बैठी ऑडियंस को हजम नहीं होती तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि लियोन एक चीटर है। लेकिन हमारे लियोन को इन सब बातों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। वो रोबोट से उतरता है और एंजी के पास जाता है और एंजी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे किसी का ईगो तोड़ के बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन तभी वहाँ पर ओलिविया आती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो लियोन, हालांकि तुमने सभी को हरा दिया है लेकिन सारे स्टूडेंट्स अभी तुमको हेट करेंगे बस इसीलिए क्योंकि तुमने प्रिंस और उनके दोस्तों को हराया है, तो कोई भी नहीं देखेगा कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। तब लियोन कहता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। वेल अब इनको
साइड में रखे तो दूसरी तरफ हम एंजी को देखते हैं जो कि जूलियस के पास जाती है, क्योंकि जूलियस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था तो वो उसके पास रहना चाहती थी। और वो जूलियस को ये भी समझाती है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन जब जूलियस पूछता है तो मेरे को बताओ कि आखिर मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, तब एंजी उस सवाल का बिल्कुल ही गलत आंसर देती है। तब जूलियस कहता है कि अगर तुम्हें सच में इतना ज्यादा प्यार है तो तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी क्यों नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ मरी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। जूलियस तो ये भी कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में आखिरी पर्सन भी हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगा। और अब ये सब सुनने के बाद एंजी कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि एंजी के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर एक्शन लेने वाले हो क्योंकि मैंने प्रिंस के साथ लड़ाई की, लेकिन प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट रखना कि मेरे फैमिली को आप कुछ भी नहीं करेंगे। तब एंजी के फादर कहते हैं कि तुम इस एकेडमी से तो निकाल दिए जाओगे, लेकिन क्योंकि तुमने एंजी की हेल्प की है तो तुम मारे नहीं जाओगे। वैसे लियोन मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक काम है। मेरी बेटी एंजी तुम्हारे प्राइवेट आइलैंड में तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तो अगर तुम इस समर वेकेशन में फ्री हो तो तुम मेरी बेटी के साथ अपने प्राइवेट आइलैंड में जा सकते हो। और ये सब बात करने के बाद ही लियोन वहाँ से चला आता है। अगले ही सीन में हम एंजी और ओलिविया को देखते हैं जो कि लियोन के प्राइवेट जेट में थे। लेकिन एंजी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसको लग रहा था कि लियोन के जितने भी प्रॉब्लम्स है सब एंजी की वजह से ही हो रहा है। ओलिविया एंजी को कहती है कि चिंता मत करो, लियोन बिल्कुल ही ठीक है। और एंजी अगर तुम्हें पता नहीं लियोन वैसा ही है। एंजी अगर लियोन को तुम जूलियस से लड़ने के लिए मना भी कर देती फिर भी लियोन नहीं रुकता। दूसरे सीन में हमें लियोन के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन की ग्रैंड मदर यानी कि जोरा काफी ज्यादा गुस्सा थी और कहती है एक बार लियोन घर जाए तो मैं उसे बताऊंगी कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन तभी घर में लियोन के साथ एंजी भी आती है और कहती है कि लियोन ने मेरी जान बचाई है। और क्योंकि एंजी एक बहुत ही बड़ी नोबल और प्रिंसेस है तो एंजी को देखते साथ ही लियोन के चुड़ैल ग्रैंड मदर का बिल्कुल ही बिहेवियर चेंज हो जाता है। और अभी लियोन के पूरे फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन के बाद ओलिविया और एंजी लियोन के प्राइवेट आइलैंड में जाते हैं, जहाँ पर एंजी और ओलिविया लियोन के प्राइवेट हॉट स्प्रिंग को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हॉट स्प्रिंग में नहाते नहाते एंजी ओलिविया से पूछती है, ओलिविया मेरे को एक चीज सच सच बताना, क्या तुम्हें लियोन पसंद है? ओलिविया थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है मैं लियोन को बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, उसका स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक लड़की को कभी भी लियोन पसंद करेगा। और इसके बाद ही ओलिविया कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम लियोन को पसंद नहीं करती। तब एंजी कहती है कि जो सब चीजें लियोन मेरे बारे में जान चुका है तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि लियोन मेरे को कभी भी पसंद करेगा, और वैसे भी मैं अभी तक जूलियस को भूल नहीं पाई। और इसके बाद ही हॉट स्प्रिंग में उनका नहाना हो जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। और वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तब लियोन भी वहाँ पर आ जाता है। तब एंजी लियोन से कहती है, और लियोन मुझे तुमसे माफी भी मांगना था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये सब कारनामों की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उस मैरी से रिवेंज लेने का मन कर रहा है। तब लियोन एंजी से कहता है कि अगर तुम्हें उससे रिवेंज लेना है तो तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। तो एंजी अगर तुम्हें मैरी से रिवेंज लेना है तो अपने आप को बेस्ट बनाओ। और ये सुन के ओलिविया भी कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से रिवेंज लेने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ एंजी। तब हमें दूसरे सीन में मरी को दिखाया जाता है जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी क्योंकि जूलियस और उसके दोस्त लियोन से किया गया मैच हार चुके थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि मरी के साथ रहने के लिए वो लोग अपना रॉयल्टी का स्टेटस छोड़ देंगे। जूलियस तो मैरी को ये भी कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ बिना किसी टेंशन के रह सकता हूँ, लेकिन मैरी का तो मुंह देखने लायक था। दूसरी तरफ जूलियस ने अपने नोबल का टाइटल छोड़ दिया था जिस वजह से लियोन को नोबल का टाइटल दे दिया जाता है और अभी जूलियस की जगह पर लियोन आ चुका है। तो अगर लियोन चाहता तो वो एकेडमी में जाके फिर से पढ़ सकता था, लेकिन इस दुनिया में लियोन बस शांति से जीना चाहता है। जब वो आराम से पार्क में बैठा हुआ था तब उसके फाइटर जेट का सिस्टम आके लियोन से कहता है कि मरी, जूलियस और उसके बाकी सारे दोस्त एडवेंचरर्स बन चुके हैं ताकि वो लोग कुछ पैसा कमा सके। वेल मैरी और जूलियस का ये हाल देख के लियोन को तो काफी मजा आ रहा है और सच कहूँ तो भाई मुझे भी काफी मजा आ रहा है। अब इसके बाद ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एकेडमी में एनुअल स्कूल फेस्टिवल चालू होने वाला था। तो लियोन और उसके दोस्त इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उधर एक कैफे चालू करने वाले थे और ऑफ कोर्स एंजी और ओलिविया की वजह से वहाँ पर कस्टमर भी आएंगे। लेकिन हमारे लियोन की ये प्यारी सी फैंटेसी बहुत ही जल्दी बिखर जाती है क्योंकि हमें पता चलता है कि जूलियस और उसके दोस्त लियोन के कैफे के साइड में ही अपना कॉफी शॉप लगाने वाले हैं और ऑलरेडी जूलियस के पास वहाँ पर बहुत सारे फीमेल कस्टमर्स पहुँच भी चुके थे। और जब ओलिविया देखती है कि आखिर जूलियस के मेन्यू में क्या है तो वो देख के चौंक जाती है क्योंकि जूलियस और उसके दोस्त बस एक कप चाय के लिए वहाँ पर $100 चार्ज कर रहे थे। और जूलियस तो ये भी कहता है कि इस बार के कॉम्पिटिशन में मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता। कुछ देर बाद लियोन जूलियस के शॉप में विजिट करता है और वो ये देख के शॉक था कि अंदर से जूलियस का शॉप बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड और बहुत ही ज्यादा महंगा था, जहाँ पर काफी महंगी महंगी चीजें भी रखी हुई थी।
लियोन के चेहरे पे ये उदासी देख के वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और तभी वहाँ पर मैरी आती है एक बहुत ही ज्यादा महंगा ड्रेस पहने हुए, और आते साथ ही कहती है कि चिंता मत करो लियोन, तुम्हारे शॉप में कोई आने ही नहीं वाला, क्योंकि हमारे शॉप में जूलियस और उनके दोस्त खुद सर्व करने वाले हैं, इसीलिए हमने $100 का चार्ज रखा है। और आखिर में वो लियोन को चैलेंज करती है कि तुम्हारे शॉप में कोई भी नहीं आने वाला, तो अपने डाउनफॉल के लिए रेडी रहो। और ये सुन के लियोन कहता है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम लोग कैसे जीतते हो। अगले दिन हमें ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि कुछ एडवर्टाइजिंग कर रही थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां उसको इग्नोर कर रहे थे और कहते हैं कि ये तो वही है जो कि लियोन के साथ थी। और जैसे ही ओलिविया को ऐसे लगने लगता है कि उसके एडवर्टाइजिंग करने की कोई भी फायदा नहीं है, तभी एक लड़की जिसका नाम कार्ला था वो कहती है तो मैं तुम्हारे कैफे में जरूर आऊंगी। अब जल्दी वो टाइम आ जाता है जबकि वो लोग अपने कैफे को चालू करने ही वाले थे। हम लियोन को देखते हैं जो कि एंजी और ओलिविया को समझा रहा था कि आखिर कस्टमर से कैसे डील करना है। और तभी वहाँ पर क्लास टीचर आते हैं और कहते हैं कि एंजी तुम्हें किसी ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। और जब एंजी फाइनली उस पर्सन से मिलने जाती है तो वो ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है कि वो इस पूरी किंगडम की प्रिंसेस लेडी मायोलिन थी। और लेडी मायोलिन एंजी से कहती है कि मुझे उस लियोन नाम के लड़के से मिलना है। एंजी को लगता है कि क्वीन लियोन को पनिशमेंट देने के लिए आई है, क्योंकि लियोन ने क्वीन के बेटे जूलियस के साथ फाइट जो की थी। तब एंजी कहती है कि क्वीन अगर आप चाहे तो मेरे को वो पनिशमेंट दे सकती है जो कि आप लियोन को देना चाहती है, क्योंकि लियोन ने मजबूरी में आके मेरे लिए वो सब काम किया था। लेकिन क्वीन कहती है कि मैं तो बस लियोन से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इस पूरी चीज में किसी की गलती है तो वो मेरे बेटे जूलियस की है। दूसरी तरफ हम जूलियस के कैफे में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, और ऑफ कोर्स लियोन और ओलिविया के पास कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि आगे बहुत ही रूडली कहती है कि तुम्हारा कस्टमर आ चुका है। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि डोर ओपन करती है ताकि वो लियोन से मिल सके। लेकिन क्वीन ये देख के काफी ज्यादा चौंक गई थी कि लियोन को एक लड़की गार्बेज की तरह ट्रीट कर रही है, और यहाँ तक कि वो लियोन के सिर के ऊपर पैर रख के कहती है कि तुम जैसे कॉमनर को मेरे सामने खड़े रहने की कोई भी हक नहीं है। और एंजी जब ये सब होता हुआ देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और उस लड़की को एक हाथ से ही ऊपर उठा देती है, और फिर उसको दूर फेंक के कहती है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करो। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टेफनी था, और तब वो एंजी को देख के कहती है अरे तुम तो वही लड़की हो जिसको कि प्रिंस जूलियस ने बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद एंजी को ज्यादा बोलने के लिए डरती है क्योंकि स्टेफनी की जो फैमिली है वो एंजी की फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। और तब एंजी को सपोर्ट करने के लिए ओलिविया खड़ी होती है और कहती है कि एंजी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन तब स्टेफनी उसको देखती है और कहती है तुम जैसे कॉमनर को बीच में बोलने का हक किसने दिया? क्या तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? जब दो नोबल्स बात कर रहे होते हैं तो कॉमनर्स को बीच में बोलने का कोई हक नहीं होता। लेकिन तभी लियोन कहता है कि बस तुमने ओलिविया को बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं उसके बारे में एक और बुरा शब्द नहीं सुनूंगा। और क्योंकि लियोन बीच में बोल रहा था तो स्टेफनी के बॉडीगार्ड्स लियोन को एक बहुत ही जोर का थप्पड़ मारते हैं। और तभी बीच में क्वीन भी सबको शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम लोग शांत हो जाओ। लेकिन तब स्टेफनी मुंह पे क्वीन को कहती है कि तुम्हारा मुंह बंद रखो, तुम्हारी बातें कोई भी नहीं सुन रहा। एंजी उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम किंगडम के क्वीन से बात कर रही हो, लेकिन शायद तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि हमारे लियोन का दिमाग अलग ही सनक चुका था। वो कहता है कि मुझे तो बस एक मौका चाहिए था तुम सबको मारने का। और तब लियोन स्टेफनी के सारे बॉडीगार्ड्स को एक ही पंच के साथ वहां पर नॉकआउट कर देता है। और इसके ठीक बाद लियोन क्वीन के पास जाता है और कहता है स्टेफनी तुम जिससे ऐसे बात कर रही थी वो इस किंगडम की क्वीन मायोलिन है, और मैंने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी क्वीन से ऐसे बात करेगा तो मैं उसका खुद पर्सनल केयर लूंगा। क्वीन कहती है कि लियोन रुक जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे बात करने आई थी। लेकिन लियोन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका माइंड बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और इस वक्त अगर लियोन को कोई रोक सकता था तो वो लियोन का मास्टर है। और लियोन के मास्टर को देखते साथ ही लियोन अपने होश में आ जाता है। और जैसे ही लियोन होश में आता है तो सबसे पहले वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि क्वीन आप जो भी पनिशमेंट कहेंगे मैं उसे लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तब क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहती थी क्योंकि मेरे बेटे जूलियस की वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई। और उसे डांटती भी है क्योंकि उसने जूलियस के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से फाइट की। लेकिन हमारा लियोन क्वीन के बातों पर कम और क्वीन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। लियोन बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वीन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझसे शादी कर लो। और ये सब
सब बातें सुन के क्वीन बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है और कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरा एक हस्बैंड भी है। लेकिन लियोन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और यही काफी है। लेकिन तभी लियोन की फील्डिंग सेट हो जाती है क्योंकि पीछे जूलियस आ चुका था। साथ ही साथ ही वो लियोन को बहुत ही जोर से मारता है और दूर फेंक देता है। और तब जूलियस अपने मदर से कहता है कि लियोन से दूर रहना क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा लालची और बेकार आदमी है। लेकिन कुछ ही देर में जब क्वीन को सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है तब क्वीन कहती है कि असली लालची तो तुम हो जूलियस। मुझे लगा नहीं था कि एक ऐसे ऑर्डिनरी चाय और बिस्किट्स के लिए तुम $100 तक चार्ज करोगे। वो ये भी कहती है कि जूलियस मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करके तुमसे ये सब काम करवाएगी। और ये सारी ही बातें बाहर खड़ी होकर मरी भी सुन रही होती है और बहुत ज्यादा टेंशन ले रही होती है क्योंकि क्वीन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठ के सोच रहा था कि आखिर मैं इतना ज्यादा गधा कैसे हो सकता हूँ, मुझे लगा भी कैसे कि आखिर क्वीन मुझसे शादी कर लेगी। और तभी वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम कार्लस था वो आती है और कहती है तो क्या मुझे यहाँ पर अभी भी एक चाय मिल सकती है। लेकिन लियोन का मूड काफी ज्यादा खराब था तो वो कहता है कि नहीं, हमारी शॉप बंद हो चुकी है। और तब अचानक से कार्लस लियोन को रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है तो प्लीज मेरे फैमिली को बचाने में मेरी हेल्प करो। अगले ही सीन में हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि लियोन से पूछता है लियोन आखिर तुमने कार्ला का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया। लियोन कहता है कि मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था क्योंकि कार्ला ओलिविया की दोस्त है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं उसे मना कर देता तो ओलिविया के साथ कार्ला की दोस्ती खराब हो जाती और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि ओलिविया की वैसे भी बहुत ही ज्यादा कम दोस्त है। और इसके कुछ देर बाद ही जब लियोन रूम से बाहर आता है तब वो एंजी और ओलिविया को देखता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। तब लियोन डिसाइड करता है कि वो दोनों को ही एक दिन का ब्रेक देगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि बहुत ही जल्दी एकेडमी में बाइक रेसिंग कंपटीशन चालू होने वाला है। तब एंजी ओलिविया को कहती है कि हर साल इस कंपटीशन को जियूक जीतता है। तब ओलिविया पूछती है तो क्या लियोन भी इस कंपटीशन में भाग लेने वाला है। एंजी कहती है कि ये तो हमें उससे ही पूछना पड़ेगा, चलो पूछ के आते हैं। और जैसे ही वो दोनों लियोन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि लियोन बहुत ही सारा पैसा बेट करके बैठा था, यानी कि वो गेम नहीं खेलने वाला लेकिन उसने जियूक के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये टूर्नामेंट चालू हो गया था और हर बार की तरह रेस में सबसे ज्यादा आगे जियूक था। जियूक को जीतता हुआ देख लियोन काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि लियोन ने जियूक के ऊपर काफी बड़ा बेट लगाया है। और तभी अचानक से हमें रेस ट्रैक में दिखाया जाता है कि जियूक के ऊपर बहुत सारे अलग अलग रेसर्स हमला कर रहे होते हैं लेकिन जियूक अपने अमेजिंग स्किल्स की मदद से उन सारे अटैक्स को डॉज करके आगे बढ़ रहा होता है और बाकी सारे रेसर्स के हमला करने के बावजूद भी जियूक पहले राउंड को जीत जाता है। हालांकि जियूक पहले राउंड को जीत जाता है लेकिन उसके अटैक करने की वजह से जियूक काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो इतना ज्यादा इंजर्ड था कि अगले राउंड में वो खेलने लायक नहीं था। और वहीं पर एंजी भी होती है जो कि सोच रही होती है कि क्या जियूक के रिप्लेसमेंट में कोई और भी जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियूक की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और यही होती है जिसने कि उन प्लेयर्स को बोला था जियूक के ऊपर हमला करने के लिए। तब एंजी कहती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ऐसा काम करवाते हुए। लेकिन तब वो एंजी को कहती है कि तुम्हारा मुंह बंद रखो और जाके दूसरे प्रिंस को खोजो ताकि तुम शादी कर सको। और इसके बाद वो जियूक को ये कहती है कि मैं तब तक नहीं रुकने वाली जब तक कि जियूक मुझसे माफी नहीं मांगता। लेकिन तब जियूक कहता है कि चिंता मत करो, मैं सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ चाहे मैं कितना भी इंजर्ड हो जाऊँ। लेकिन तब आउट ऑफ नोवेयर मेरी कहती है कि जियूक की जगह पर लियोन को जाना चाहिए। तब लियोन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी जगह पर जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जियूक इस कंपटीशन के प्राइज मनी में से तुम्हें आधा पैसा मुझे देना पड़ेगा। और इसके अगले ही सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि इस रेस के लिए पूरी तरीके से रेडी था। लेकिन तभी लियोन के पास एक लड़का आता है जिसका नाम टैंगल था और ये लड़का इस कंपटीशन का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेसर था। वो लियोन से कहता है तो तुम वही हो ना जो कि जियूक के रिप्लेसमेंट में आया है। अगर तुम जियूक के दोस्त हो और उसके लिए जीतने आए हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। लियोन कहता है कि मैं उस जैसे बेकार आदमी का दोस्त कभी भी नहीं बनूंगा, मैं तो बस इस रेस को इसीलिए जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस रेस के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हैं और जियूक के जैसे हैंडसम और अच्छे दिखने वाले लड़के मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद ये कंपटीशन का सेकंड राउंड भी चालू हो जाता है और जैसे ही लियोन आगे बढ़ने लगता है तो बाकी सारे प्लेयर्स आके लियोन को मारने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने जियूक के टाइम पे किया था। और वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस उनको ही चीयर कर रही थी और कह रही थी कि उस लियोन को मार गिराओ। लेकिन लियोन का बाइक कोई ऐसा वैसा बाइक नहीं था, वो वही सुपर जेट था जो कि अभी छोटा फॉर्म ले चुका है। तो लियोन अपने बाइक की स्पीड को बढ़ाते हुए वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट्स को मार गिराता है। लेकिन ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये देख के कि स्टूडेंट्स लियोन को कितना ज्यादा हेट कर रहे हैं एंजी और ओलिविया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और तभी वहाँ पर स्टेफनी आ जाती है और कहती है कि लियोन जैसे एक बेकार लड़के को हारना चाहिए। तब एंजी कहती है कि लियोन को बेकार बोलने से पहले स्टेफनी तुम्हें अपनी शक्ल को आईने में देखना चाहिए। और ये सुन के स्टेफनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एंजी की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन तब ओलिविया डर जाती है और एंजी को पकड़ लेती है और कहती है कि स्टेफनी दूर रहो। और तभी स्टेफनी ओलिविया को फिर से देखती है और कहती है तुम तो वही कॉमनर हो जो कि बार बार बीच में आते रहती हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि एंजी भी एक नोबल है और तुम्हारे आने से पहले वो भी कॉमनर्स को बहुत ज्यादा हेट करती थी। और ये सुन के ओलिविया एंजी की तरफ देखती है और इससे पहले कि एंजी कुछ कह पाती ओलिविया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। और ये होने के बाद एंजी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो स्टेफनी को एक बहुत ही जोर का थप्पड़ मारती है। वहीं पर हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने गाड़ी को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देता है और बाकी सारे प्लेयर्स को उसके आगे जाने देता है। और कुछ ही देर में उसके बाइक में लगे नाइट्रोस को वो एक्टिव करता है और बहुत ज्यादा स्पीड से उन सब के आगे निकलने लगता है। और लियोन को कुछ ही सेकंड्स लगते हैं सेकंड नंबर पोजीशन में आने के लिए। अब लियोन के सामने जो था वो बस टैंगल था। टैंगल लियोन को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता, लेकिन लियोन कहता है कि सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे हराने के काबिल नहीं हो। और ये कहकर लियोन उस मैच को जीत जाता है। रेस को जीतने के लिए लियोन ने अपने बाइक को काफी ज्यादा प्रेशर दिया था, जिस वजह से लियोन का बाइक ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन सही टाइम पे टैंगल उसे बचा लेता है और कहता है कि रेस जीतने की वजह से मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूँ। अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कितने सारे पैसे जीतने के बाद पागल हो चुका था। लियोन ज्यूक के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस रेस को जीता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि क्लैरिस के पास जाओ और उससे माफी मांगो। इसके बाद ही हम ज्यूक को देखते हैं जो कि क्लैरिस के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना क्लैरिस, लेकिन मुझे अभी मरी से प्यार हो चुका है। और ये सुन के क्लैरिस ज्यूक को बहुत ही जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो। क्लैरिस के पीछे टैंगल भी काफी ज्यादा गुस्सा था और वो भी उसे मारने वाला था, लेकिन तब क्लैरिस उसे रोकती है और कहती है कि इसको मार के कोई भी फायदा नहीं है। बाद में हम क्लैरिस और टैंगल को देखते हैं जो कि लियोन के साथ मीटअप करते हैं। क्लैरिस कहती है कि मुझे लगा था लियोन कि तुम एक बहुत ही बेकार पर्सन होगे, लेकिन अब लगता है कि तुम इतने भी बेकार पर्सन नहीं हो। इससे पहले कि लियोन वहाँ से जाता, क्लैरिस कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त ओलिविया को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि जब तुम रेसिंग ट्रैक पर थे तब ओलिविया और एंजी के बीच में शायद थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। अगले सीन में लियोन ओलिविया को देखता है कि वो अकेली एक पार्क के बेंच पर बैठी हुई थी, तो लियोन उसके साइड में जाके उसके पास बैठता है। और तब ओलिविया लियोन को कहती है कि क्या लियोन तुम्हें लगता है कि मैं और एंजी कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं? लियोन कहता है कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो सुनो ओलिविया, तुम और एंजी दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, ये सच है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप में काफी ज्यादा दरारें आएंगी, लेकिन अगर तुम ट्राई करते रहो तो तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। अब ये सब बातें होने के बाद उसी रात को ओलिविया अपने रूम में होती है और ये सोच रही होती है कि आखिर वो एंजी से बात करना चालू कैसे करेगी। वो ये सोच रही होती है कि उसके गेट पे कार्ला आ जाती है और ओलिविया से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम भी मेरी हेल्प करो मेरे फैमिली को बचाने के लिए। ओलिविया कुछ सोचती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प में नहीं आ सकती। और जैसे ही वो मना करती है तो पीछे से स्टेफनी आती है और कहती है कि अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे सारे दोस्तों को मैं मार डालूंगी। स्टेफनी से ओलिविया काफी ज्यादा डरती थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोलती है कि एंजी और लियोन को तुम कभी भी नहीं मार सकती, वो दोनों ही तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ओलिविया के मुंह से ये सुनते साथ ही स्टेफनी उसका बाल पकड़ के उसको मारने लगती है और ओलिविया से कहती है कि एंजी के लिए तुम बस एक छोटा सा खिलौना हो। ओलिविया कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, एंजी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तब स्टेफनी कहती है कि अपनी जगह को पहचानो, तुम लियोन और एंजी जैसे हाई रैंक नोबल के आस पास भी नहीं आती। और ये सब सुन के ओलिविया का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। दूसरे सीन में हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि उस रिक्वेस्ट के लिए अपने आप को रेडी कर रहा था। हालांकि लियोन इस गेम को खेल चुका है तो उसे पता है कि कार्ला का रिक्वेस्ट उसका खुद का रिक्वेस्ट नहीं है, वो बस स्टेफनी का एक चाल है ताकि वो ओलिविया की जिंदगी को बर्बाद कर सके, क्योंकि स्टेफनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ओलिविया जैसी एक कॉमनर एकेडमी को अटेंड करे। और इस बारे में प्रीवियस लाइफ में जूलियस और उनके दोस्त कुछ कर नहीं पाए थे, तो लियोन डिसाइड करता है कि वो ओलिविया को खुद प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हमें बाहर दिखाया जाता है कि सिस्टम ने लियोन के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट जेट को वहीं पर समन किया था और लियोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि कार्ला ने ब्रैड और ग्रेग को इस मिशन में हेल्प करने के लिए बुलाया था। और कुछ ही देर में वो लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं और जब वो लोग बात कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि कार्ला ब्रैड की एक्स गर्लफ्रेंड है। और जब लियोन ग्रेग को देखता है तो वो देखता है ग्रेग के पास बस एक ही स्वॉर्ड था। लियोन ग्रेग को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सारे एनिमीज को एक ही स्वॉर्ड से हरा सकते हो।
वहीं पर एंजी ओलिविया से माफी मांगने के लिए उसके रूम में जा रही होती है, उसे एक गिफ्ट देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके रूम में बहुत से अजीब अजीब चीजें लिखे थे। वो सोच ही रही थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, तभी वहाँ पर स्टेफनी आ जाती है और कहती है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है और साथ ही मैंने कार्ला के साथ मिलके एक झूठा प्लान बनाया था कि मैं ओलिविया की जिंदगी को बर्बाद कर सकूं। और हर बार की तरह एंजी उसको पकड़ती है और कहती है कि फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी तरफ लियोन और बाकी सब बैठ के गेम खेल रहे होते हैं कि तभी लियोन के एयरशिप के बाहर बाकी 2 फाइटर एयरशिप्स आ जाते हैं उनके साथ लड़ने के लिए। और जब लियोन अपने टीममेट्स की तरफ देखता है तो उनको देख के उसे समझ आ जाता है कि वो लोग लड़ने के लिए नहीं आए। तब लियोन कहता है कि तुम लोग को लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग बस शिप का ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम एनिमी के बॉस को देखते हैं जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को लियोन के स्पेसशिप की तरफ भेजता है। लेकिन वो ये देख के हैरान था कि लियोन ने अपने उसी पुराने रोबोट के साथ 1 सेकंड के कम टाइम में भी उसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज को मार डाला था। और इस टाइप का इंसेन पावर देख के ब्रैड और ग्रेग दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए थे और ये पावर देख के एनिमी टीम का लीडर भी वहाँ से रिट्रीट कर लेता है। लेकिन बस इतने में हमारे लियोन को मजा आने वाला था। तब लियोन अपने रोबोट में से बहुत सारे मिसाइल्स को लॉन्च करता है जो कि सीधा एयरशिप में जाके लगता है। और क्योंकि उनका एयरशिप पूरी तरीके से खराब हो चुका था तो वो लोग लियोन के सामने सरेंडर कर देते हैं। सिस्टम लियोन से पूछता है अगर तुम चाहते तो उसको मार सकते थे, लेकिन तुमने उसे नहीं मारा। लियोन कहता है कि अगर मैं उसे मार देता तो मैं सबके नजर में आ जाता और मैं ये चाहता नहीं हूँ क्योंकि मेरे प्लान के लिए ये बहुत ही खराब होगा। और जब कार्ला को पता चलता है कि लियोन ने उसके सारे एनिमीज को मार गिराया तब वो काफी ज्यादा टेंशन लेने लगती है। उसे विश्वास भी नहीं होता कि आखिर इतने बड़े एयरशिप्स को एक पर्सन कैसे मार सकता है और आखिर वो लोगों को क्या एक्सप्लेन करेगी क्योंकि वो तो बस एक प्रैंक कर रही थी। दूसरी तरफ जैसे ही लियोन का एयरशिप लैंड करता है तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसको घेर लेते हैं। जल्दी कार्ला के डैड वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, ये ब्रैड का दोस्त है तो हमें इसको पहले सुन लेना चाहिए। तब ब्रैड कहता है कि हमें कार्ला ने भेजा है ये कह के कि आपकी फैमिली मुसीबत में है। और ये सुन के उसके डैड को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कार्ला को बुलाते हैं। जब कार्ला को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले तब वो सारा दोष ओलिविया के ऊपर डालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लियोन बीच में आता है और कहता है कि सच बोलो वरना मैं बोलूंगा। और ये सुन के कार्ला सच बोलती है कि स्टेफनी ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि ओलिविया को खोजते खोजते उसके रूम में जाता है। लियोन ने इतना नोटिस तो कर ही लिया था कि ओलिविया काफी ज्यादा दुखी है और जब लियोन उसके पास जाने का कोशिश करता है तो ओलिविया उसका हाथ हटा देती है और तब वो लियोन से पूछती है तो बताओ आखिर तुम मेरे साथ हमेशा इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों करते हो? अगर तुम सिर्फ मेरे बॉडी का फायदा उठाना चाहते हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें ये करने दे सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक लड़की के साथ तुम्हें कभी भी प्यार होगा। और ये सब देख के लियोन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब ओलिविया रोते रोते नीचे बैठ जाती है और कहती है तो मैं तुम्हारे लिए बस एक पेट हूँ, है ना लियोन? लियोन सिर्फ ओलिविया की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर स्टेफनी ने इसको क्या बोला होगा। उसी रात को लियोन एक जगह पर बैठा होता है और सिस्टम को कहता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ। तब सिस्टम कहता है कि लियोन ये सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने ही ओलिविया को इतना ज्यादा हेल्प किया है कि उसके खुद के स्किल्स और कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है। और लियोन मैं तो कहता हूँ कि तुम ओलिविया को अपना पेट बना लो, फिर तुम उसे कुछ भी करा सकते हो। और ये सुन के लियोन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस सिस्टम को ही दूर फेंक देता है। और इसका एक ही मतलब है कि हमारे लियोन के पास भी दिल है। और तभी वहाँ पर लियोन के पास ब्रैड आ जाता है जो कि स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने लगता है। लियोन कहता है कि तुम मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे हो तो आखिर तुम स्वॉर्ड को प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ब्रैड कहता है कि मुझे स्वॉर्ड में अच्छा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें आखिर कैसे हरा सकता हूँ, और अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो आखिर मैं मरी को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? तब लियोन कहता है कि आखिर उस बेकार दिखने वाली लड़की में ऐसा है क्या जो तुम सब उसके पीछे पड़े हुए हो? और ये सुन के ब्रैड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो दोनों ही लड़ने के हालात में आ जाते हैं। वेल ये लड़ाई बिल्कुल ही एक तरफा था क्योंकि लियोन उसको बहुत ही जल्दी हरा देता है और ब्रैड उसको ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि एक दिन मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन और बाकी सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं जहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि बहुत सारे एयरशिप्स तुम्हारे तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सुन के ब्रैड और ग्रेग कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, हमारे पास भी रोबोट्स हैं तो हम भी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हमें ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने लियोन के साथ काफी बदतमीजी से बात की। और तभी वहाँ पर स्पेसशिप के ऊपर अटैक होता है। ओलिविया को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। जैसे ही ओलिविया बाहर देखती है तो उसे बहुत सारे एनिमी
एयरशिप्स और लियोन दिखाई देते हैं और लियोन बहुत ही मुश्किल से लड़ रहा होता है अपने स्पेसशिप्स को बचाने के लिए, क्योंकि इस बार लियोन के एनिमीज पूरी तैयारी के साथ और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आए थे। लेकिन कुछ ही देर में लियोन के रोबोट को एक और रोबोट बहुत ही गंदी तरीके से मार गिराता है और ये देख के ओलिविया लियोन की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच में लियोन के सिस्टम के कुछ रोबोट्स ओलिविया को रोक देते हैं, पर ओलिविया अपने पावर्स की मदद से उन रोबोट्स को डिफ्यूज कर देती है। और इसके बाद जैसे ही ओलिविया आगे बढ़ती है तो उसके सामने ही वही रोबोट आ जाता है जो कि लियोन को हरा रहा था और ये रोबोट स्पेशली ओलिविया को यहाँ से ले जाने के लिए ही आया है। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे ब्रैट वहाँ पर आ जाता है और ओलिविया को बचा लेता है। वो ओलिविया को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, लेकिन वो रोबोट बहुत ही जल्दी खड़ा होके बाकी फिर से ब्रैट को मारने लगता है। दूसरी तरफ लियोन उन छोटे छोटे रोबोट्स को मार रहा होता है, लेकिन ये रोबोट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तब सिस्टम लियोन को कहता है कि एक रोबोट ओलिविया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो लियोन वहाँ पर बहुत ही स्पीड में उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तब वो देखता है कि ब्रैड और ग्रेग ने मिलकर ऑलरेडी उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से हरा नहीं था और ट्रिक करके ओलिविया को पकड़ लेता है। तब लियोन एक सेकंड वेस्ट ना करते हुए अपने मैक्स पावर को ऑन करके उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यहाँ तक कि उस रोबोट को जो कंट्रोल कर रहा था लियोन उसको भी नहीं छोड़ता। ओलिविया लियोन को देखती है और सोचती है कि आखिर लियोन इतना ज्यादा पावरफुल कब बन गया। और तब ओलिविया ब्रैड के पास जाती है और ब्रैड के सारे इंजरीज को हील करने लगती है। और जब लियोन उन दोनों को साथ में देखता है तो लियोन स्माइल करता है और कहता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ओलिविया लियोन की तरफ देखती है और सोचती है कि आखिर लियोन ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन लियोन उसको इग्नोर करते हुए ब्रैड को उठा के स्पेसशिप के अंदर ले जाता है। ओलिविया रोने लगती है और कहती है कि ये सारी ही मेरी गलती है, क्योंकि मैंने लियोन के साथ इतना रूडली बिहेव किया। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि सिस्टम के हेल्प से सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में कामयाब रहा था, जिससे कि वो प्रूव कर पाया कि इन सारी चीजों के पीछे स्टेफनी का हाथ है। अगले सीन में हमें कैसल में ब्रैड और क्रिस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि लियोन ने उन दोनों को सारा पैसा दे दिया था जो कि उसने उन एनिमीज को हरा के कमाया था। जहां दूसरी तरफ क्वीन मायलिन और बाकी सारे गार्ड्स मिलकर स्टेफनी को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि इससे पहले कि स्टेफनी सारे सबूत मिटा पाती लियोन ने क्वीन को सब कुछ बता दिया था। और आखिर में लियोन डिसाइड करता है कि सबसे बढ़िया यही होगा कि मैं ओलिविया और एंजी दोनों की ही जिंदगी से दूर चला जाऊं। और क्योंकि लियोन कुछ ही समय में बहुत सारे नोबल्स की हेल्प कर रहा था, तो सारे नोबल्स के पास से उसको थैंक यू का लेटर आता है और लियोन का नोबल का स्टेटस और ज्यादा ऊपर चला जाता है। लेकिन हमारा लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उससे बस एक नॉर्मल साइड कैरेक्टर की लाइफ जीनी थी, क्योंकि मैं अभी एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक्ड नोबल हूँ तो सारी लड़कियां मेरे पीछे आएंगी। लियोन के दोस्त कहते हैं कि आखिर तुम इससे परेशान क्यों हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें ओलिविया और एंजी से भी बात करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लियोन उन दोनों का नाम सुनता है तो वो आगे कुछ भी नहीं बोलता। उसी रात को एकेडमी में एक फेस्टिवल था और ओलिविया सोच रही थी कि काश लियोन और एंजी मेरे साथ होते। लेकिन जैसे ही ओलिविया श्राइन तक जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से लियोन खड़ा है, और तभी वहाँ पर श्राइन की प्रीस्ट आती है और कहती है कि तुम दोनों ही यहाँ पर अपने विशेष को मांग सकते हो। कुछ ही देर में वहाँ पर एंजी भी आ जाती है और तीनों ही मिलके वहाँ पर प्रे करते हैं। प्रीस्ट उनको ब्लेसिंग देती है कि तुम तीनों हमेशा साथ और खुश रहो। लेकिन जल्द ही प्रीस्ट को पता चल जाता है कि ये तीनों अभी दोस्त नहीं है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि लियोन बाहर खड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पर लियोन के पास एक नोबल जिसका नाम क्रिस था वो आता है और लियोन से कहता है कि हमें एक कॉम्बैट फाइट करना चाहिए, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि तुमने शिप में ब्रैड को हरा के मरी के बारे में मजाक उड़ाया था। तब लियोन कहता है कि मुझे पता है तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो, और जहाँ तक मरी की बात है तो मैं अभी भी कहता हूँ कि उस बेकार दिखने वाली लड़की से मुझे कोई भी काम नहीं है। और इसके बाद ही जैसे वो लोग गुस्सा होकर बहस कर रहे होते हैं तभी एयरशिप का अलार्म बजता है और अचानक से बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर्स उनके तरफ हमला करने के लिए आने लगते हैं। और जैसे ही लियोन उन एयरशिप्स को देखता है तो उन एयरशिप्स के सामने लोगों को देख के वो समझ जाता है कि ये जो हमला हो रहा है वो फेनस किंगडम की तरफ से हो रहा है। बहुत समय पहले फेनस किंगडम भी इसी कंट्री का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक लड़ाई के चलते वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग रहेंगे। लियोन ये गेम खेल चुका है और उसे पता था कि ये हमला होने वाला है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हमला अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि गेम के हिसाब से इस हमले को 3 महीने बाद होना चाहिए था। इससे पहले कि लियोन सिस्टम को कुछ भी बोल पाता और लड़ने के लिए जा पाता, हम लोग देखते हैं कि फेनोस किंगडम की प्रिंसेस लियोन को ही देख रही थी।
वेल इस प्रिंसेस का नाम हमें सेरा बताया जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर एंजी और ओलिविया भी आ जाते हैं और ये देख के कि फेनोस किंगडम ने उनके ऊपर हमला किया है वो खुद भी चौंक जाते हैं। तब सेरा एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि तुम सबको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, जो सरेंडर करना चाहता है उसकी जान को बख्श दिया जाएगा, और अगर किसी ने मना किया तो इतनी बड़ी आर्मी को फेस करने के लिए रेडी रहना। तब वहाँ पर नीचे बहुत सारे सोल्जर्स हमें दिखाए जाते हैं और तभी एंजी बोलती है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे लिए आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ के सिटीजन्स को बिल्कुल भी हार्म मत पहुँचाना। और ये कहकर एंजी उनके साथ जाने लगती है। लियोन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स उसको रोक देते हैं क्योंकि एंजी के लाइफ से ज्यादा उन्हें खुद की लाइफ की चिंता है। और ये देख के कि वहाँ पर लियोन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वहाँ का वॉइस कमांडर लियोन के पास आता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो बच्चे, वरना तुम मार दिए जाओगे। और जब ओलिविया देखती है कि लियोन के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, तब वो कहती है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब ओलिविया को सबक सिखाने के लिए वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट आती है और उसको मारते हुए कहती है कि तुम्हारा मुंह बंद रखो। और दूसरी तरफ एंजी को प्रिंसेस सेरा के पास ले जाया जाता है। प्रिंसेस सेरा एंजी को कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, क्योंकि एंजी अभी तुम्हारा यूज करके हम तुम्हारी कंट्री को पूरी तरीके से तबाह करने वाले हैं। दूसरे सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो कि एकेडमी में हॉल पे सारे स्टूडेंट्स को जमा करता है और वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीच देने की कोशिश करता है ताकि सारे स्टूडेंट्स खुद ब खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन क्योंकि वो क्रिस था और उसकी इमेज बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी थी, इसलिए वहाँ के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जाओ और मरी के पास जाके रोते रहो, तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनने वाला। और ये देख के वहाँ पर लियोन आता है एक गन के साथ और फायर करते हुए कहता है कि जो भी फाइट नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तुम लोग बस नोबल के नाम पे एक धब्बा हो, क्योंकि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और ये पूरी तरीके से तुम्हारी मर्जी है कि तुम फाइट करना चाहते हो नहीं, लेकिन अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और जब वहाँ के स्टूडेंट्स लियोन की बातें सुनते हैं तो वहाँ पर एक सीनियर गर्ल जो कि स्टेज में आती है, वो आकर कहती है कि आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम हमको ऐसा बोल सको, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते। और ये कहकर वो अपने मैजिक एलिमेंट्स को दिखाने लगते हैं और इसका एक ही मतलब हुआ कि वो सारे लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और ये देखकर क्रिस लियोन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा था कि ये लोग मेरे बात कभी भी नहीं मानेंगे। दूसरे सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम और फाइटर जेट के साथ लड़ाई में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन फाइट में जाने से पहले ओलिविया उसका हाथ पकड़ दिया है और कहती है कि लियोन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जिंदा वापस आओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो कि मुझे तुम्हारे साथ करनी है। दूसरी तरफ हमें सीरा को दिखाया जाता है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को एक फ्लूट की मदद से कंट्रोल कर रही होती है और हमारा लियोन अपने जेट में बैठ के सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर क्रिस लियोन को देख के काफी ज्यादा खुश था और बाकी सारे अपने रोबोट्स को लेके लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। और साथ ही में सारे स्टूडेंट्स अपने एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिकल बैरियर बना के लियोन की हेल्प करते हैं। वहीं पर शिप के अंदर से एंजी लियोन को देख रही होती है और सोच रही होती है कि लियोन कितने अच्छे से लड़ सकता है। हालांकि सीरा कितने भी मॉन्स्टर्स को लियोन की तरफ भेज दे, लियोन उनको बहुत ही आराम से मार रहा था। तब एंजी बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लियोन को हरा सकती हो तो भूल जाओ, क्योंकि लियोन हमारे किंगडम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स और साथ ही में क्रिस उनके रोबोट्स के साथ बहुत ही मुश्किल से लड़ रहे होते हैं और ओलिविया खाली नहीं बैठी थी, जो भी इंजर्ड हो रहे थे सबको वो हील कर रही होती है। हालांकि वो नोटिस करती है कि बहुत सारे एयर कैनन्स उनके शिप की तरफ बढ़ रहे थे और अगर उनके एयरशिप को कोई बचा सकता था तो वो ओलिविया ही है। तब अचानक से ओलिविया का डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाता है और पूरे एयरशिप के चारों तरफ एक गोल्डन शील्ड बन जाता है, जिससे कि कोई भी एयर कैनन्स शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि उन शील्ड के अंदर से कुछ अटैक्स होते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को भी मार देते हैं। और ये पावर देख के फाइनली लियोन को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ओलिविया ये पावर डिजर्व करती है। वहीं पर लियोन अपने जेट के नाइट्रोस को ऑन करता है और सीधा मदरशिप के अंदर चला जाता है। वहीं पे मदरशिप के अंदर बैठ के वहाँ का वॉइस कमांडर बात कर रहा होता है कि हमारे सोल्जर्स काफी स्ट्रांग है और वो पक्का लियोन को हरा देंगे। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से लियोन शिप को तोड़ते हुए बाहर आता है और अपने जेट के मदद से वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स और वाइस कैप्टन को भी नॉकआउट कर देता है और अपने शॉटगन को प्रिंसेस सीरा की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि सरेंडर कर दो। और तभी लियोन प्रिंसेस के पीछे मेट को शूट करके उसके पास से उस फ्लूट को ले लेता है और इससे पहले कि वो शिप पूरी तरीके से टूट जाता है, लियोन एंजी को अपने जेट में बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और एंजी लियोन के पीछे बैठ के हंस रही होती है, क्योंकि उसे वो सारे पुराने पल याद आ रहे होते हैं जो कि उसने लियोन के साथ बिताए हैं।
वहीं पर जब वाइस कैप्टन को होश आता है तो उसे ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस सीरा के आखिरी माना को यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को उनके स्पेसशिप की तरफ भेज देता है। ये देख के कि इतने सारे मॉन्स्टर्स उनके स्पेसशिप की तरफ आ रहे हैं, लियोन को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ओलिविया अपनी बची कुची माना को यूज करके फिर से इतना बड़ा प्रोटेक्शन स्पेल बनाए। तो लियोन अपने जेट में बैठ के सारे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए वहीं पर निकल जाता है। वहाँ एनजी सोच रही होती है कि वो लियोन को हेल्प करने के लिए क्या कर सकती है और तब एनजी अपने एम्बर अटैक की मदद से वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को धीरे धीरे जलाने लगती है। और अपना काम खत्म करने के बाद एनजी ओलिविया की तरफ जाती है और उसे पूछती है तो क्या तुम ठीक हो। तब ओलिविया कहती है कि तुम दोनों इतने मेहनत से लड़ रहे थे और मैं कुछ भी मदद नहीं कर पाई। तब एनजी कहती है कि तुम्हारे शील्ड ने हमारे पूरे शिप को बचाया है और अगर आज तुम नहीं होती तो शायद ही हम इस मैच को जीत पाते। और अब इतने टाइम बाद फाइनली इनकी दोस्ती फिर से हो जाती है और इससे पहले कि वो लोग शिप से निकल पाते एक कैनन आके उस शिप में टकराता है और वो शिप इतने जोर से हिलता है कि एनजी उस शिप से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे ओलिविया उसको पकड़ लेती है। एनजी कहती है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम भी मेरे साथ गिर जाओगी। तब ओलिविया कहती है कि तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोला है और अगर मैं तुम्हें भी छोड़ दूं तो हमारी दोस्ती किस काम की। और तभी एक और कैनन आके शिप से टकराता है और उन दोनों की ही प्लेसेस चेंज हो जाती है। ओलिविया नीचे गिर रही थी लेकिन सही टाइम पे लियोन आता है और उसको बचा लेता है। वेल ओलिविया अभी लियोन के गोद में थी लेकिन ओलिविया को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब लियोन ओलिविया से कहता है कि ओलिविया मेरे से काफी अच्छे अच्छे लड़के तुम्हें मिल जाएंगे, पर ओलिविया लियोन के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि चुप रहो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया लियोन कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुन के लियोन कुछ भी नहीं बोल पाता और बिल्कुल ही चुप हो जाता है और ओलिविया को वापस शिप में छोड़ के आ जाता है। वेल ओलिविया को जिंदा देख के एनजी काफी ज्यादा खुश थी लेकिन लियोन का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लियोन सिस्टम से कह के अपने प्राइवेट जेट को वहाँ पर समन करता है और लियोन के प्राइवेट एयरशिप के लेजर्स के मदद से वो एनिमी के 2 मेन एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहता है। और अब लियोन अपने रास्तों में आने वाले सारे खतरों को एलिमिनेट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और ये देख के कि एक टीनेजर उनके शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनका वाइस कैप्टन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को निकालता है जिसका नाम द ब्लैक नाइट है। और जैसे ही ब्लैक नाइट बाहर आता है तो उसको देख के सिस्टम तक डर जाता है। वो कहता है कि लियोन इसको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लियोन ब्लैक नाइट के ऊपर सारे ड्रोन से हमला करता है लेकिन ब्लैक नाइट सारे ड्रोन्स को 1 सेकंड के अंदर ही काट देता है। तब ब्लैक नाइट अचानक से रोबोट के सामने आता है और उस रोबोट के चेस्ट पर हमला करता है जिससे कि लियोन के कंट्रोल सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा खराब हो जाता है। और जैसे ही लियोन सोनिक ब्लास्ट का यूज करने वाला था तभी अचानक से ब्लैक नाइट उसको बहुत ही स्पीड से डॉज कर लेता है। तब सिस्टम लियोन को कहता है कि तुम्हारा आर्मर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो तुम्हें अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन लियोन को याद आता है कि एनजी और ओलिविया उसका वेट कर रही है और ये सोच के लियोन कहता है कि नहीं, आज मैं इसको हरा के ही जाने वाला हूँ। और ये सुन के ब्लैक नाइट कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और तभी वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और स्वॉर्ड को लियोन के रोबोट के आर पार कर देता है। बट तब लियोन उस रोबोट से बाहर निकल जाता है और रोबोट को ऑटो पायलट पे छोड़ देता है और लियोन ब्लैक नाइट के जेट पर जाके उसके सिर पर गन रख के कहता है कि तुम्हें अभी सरेंडर करना ही पड़ेगा। और फाइनली वाइस कैप्टन और ब्लैक नाइट को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। हालांकि वो लोग प्रिंसेस को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो एक हाई रैंक्ड नोबल है। अगले सीन में हमें फाइनली दिखाया जाता है कि ओलिविया और एनजी शांति से सो रहे थे और इसी के साथ फाइनली हमारा ये सीजन 1 खत्म होता है। वेल ये एनीमे मुझे जैसा लगा था उससे ये काफी ज्यादा डिफरेंट था। और गाइस अगर आपको ये एनीमे पसंद आया तो मेरे को इतना बता के जरूर जाना कि आप इस एनीमे को कितना रेटिंग देना चाहोगे। अगर मेरी बात करोगे तो मैं इसको 8/10 की रेटिंग देता हूँ। और यार इस वीडियो को अपलोड करने में मेरे को काफी ज्यादा देरी हो गया, सो सॉरी गाइज। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो यार जरूर से कर देना और यार वीडियो को जरूर से हाइप भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।